आखिर ऐसा क्या लगता है किसी देश को एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनने में? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी भारत के आईने में। एक चैंपियन की सफलता से शुरू करके हम पूरे सिस्टम की चुनौतियों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से। उनका ये बयान सिर्फ एक थैंक यू नोट नहीं है, ये उस एक अनोखी पार्टनरशिप की ताकत को दिखाता है जिसने एक चैंपियन को बनाने में, उसे तराशने में मदद की। देखिए, नीरज का एक प्राइवेट फर्म के साथ ये जो एक दशक लंबा साथ रहा ना, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये असल में एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि जब सही सपोर्ट मिलता है तो टैलेंट किस बुलंदी को छू सकता है। तो इस पार्टनरशिप से सीखने को क्या मिलता है? असल में बहुत कुछ। पहली बात ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम करती हैं अगर सही तरीके से की जाएं। दूसरी, ओलंपिक स्पोर्ट्स में पैसा लगाना कमर्शियली भी फायदेमंद हो सकता है। तीसरी, प्रोफेशनल एथलीट मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। चौथी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को शॉर्ट टर्म फायदों पर तरजीह देनी चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात, पांचवा सबक यह है कि हर फैसले के केंद्र में एथलीट होना चाहिए। अब नीरज की कहानी तो शानदार है, पर यह एक इंसान की सफलता की कहानी है। जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है गवर्नेंस की खाई। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है जब हम भारत के मॉडल को वेस्टर्न देशों से कंपेयर करते हैं। एक तरफ भारत का सिस्टम है जो अक्सर सेंट्रलाइज्ड, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकली डोमिनेटेड है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट का मॉडल है जो डिसेंट्रलाइज्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फलता फूलता है। ये जमीन आसमान का अंतर है। और इस फर्क का नतीजा क्या होता है? नतीजा है बेहिसाब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पारदर्शिता की भारी कमी और बहुत ही धीमी फैसला लेने की प्रक्रिया। इसी वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा मिलता है, जिसका सीधा और सबसे बुरा असर हमारे एथलीट्स के करियर पर पड़ता है। चलिए, अब गवर्नेंस की बोर्डरूम पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलते हैं। क्योंकि आज के जमाने में जीत सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। नहीं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। और उस विज्ञान की नींव है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ये सिर्फ अच्छा खाने पीने की बात नहीं है, ये हर एथलीट के शरीर के हिसाब से, उसके खेल के हिसाब से एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी बनाने की बात है। और सच कहूं तो भारत में अक्सर इस पहलू को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हमारे एथलीट्स को न्यूट्रिशन के मोर्चे पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आयरन, विटामिन B12, विटामिन D जैसे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी तो आम बात है। बेसिक जानकारी की भी कमी है। और तो और बाजरा और दालों जैसे हमारे अपने सुपर फूड्स का भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है रिकवरी। यहाँ दो पॉपुलर तरीके दिखाए गए हैं। एक है एक्टिव रिकवरी, मतलब हल्का फुल्का व्यायाम, और दूसरा है क्रायोथेरेपी, जिसमें बहुत ज्यादा ठंड का इस्तेमाल होता है। दोनों का मकसद एक ही है, शरीर को जल्दी से जल्दी अगले चैलेंज के लिए तैयार करना। लेकिन असली सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है। सिर्फ फौरी तौर पर आराम देना काफी नहीं होता। असली गेम तो शरीर को लंबे समय के लिए मजबूत बनाने का है। और देखिए, साइंस का जवाब यहाँ बिल्कुल साफ है। क्रायोथेरेपी शॉर्ट टर्म दर्द से राहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन लंबे समय में एक्टिव रिकवरी कहीं ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और शरीर से लैक्टेट जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ज्यादा असरदार तरीके से बाहर निकालती है। यही है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस का राज। तो हमने गवर्नेंस की बात की, स्पोर्ट्स साइंस की बात की। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन मामलों में भारत दुनिया के मुकाबले आखिर खड़ा कहाँ है। और इसके लिए शब्दों से बेहतर है कि हम सीधे डेटा पर नजर डालें। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 2013 से 2022 के बीच स्पोर्ट्स मेडिसिन पर भारत में करीब 6,500 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। वहीं अमेरिका में आंकड़ा 1 लाख के पार था और यूरोपियन यूनियन में 1,05,000 से भी ज्यादा। मतलब फासला बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन एक मिनट, क्या मामला सिर्फ गिनती का है? क्या सिर्फ ज्यादा रिसर्च पेपर छाप देना ही काफी है, या फिर उस रिसर्च की क्वालिटी, उसका असर भी कोई मायने रखता है? ये डोनट चार्ट क्वालिटी की कहानी बताता है। भारत के सिर्फ 21% रिसर्च पेपर ही टॉप टियर यानी Q1 जर्नल्स में छपते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 43% Q3 जर्नल्स में छपता है, जिन्हें क्वालिटी के मामले में औसत से कम माना जाता है। तो बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की भी है। और ये नंबर 0.70
ये नंबर उस क्वालिटी गैप की पूरी कहानी कह देता है। ये स्कोर है फील्ड वेटेड साइटेशन इम्पैक्ट, यानी FWCI। आसान भाषा में ये बताता है कि दुनिया भर में एक देश की रिसर्च को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, उसे कितना कोट किया जाता है। 1.0 का स्कोर ग्लोबल एवरेज है। हमारा स्कोर 0.70 है, जिसका मतलब है कि भारतीय स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च का असर ग्लोबल एवरेज से कम है। तो हमें सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर और प्रभावशाली रिसर्च की जरूरत है। तो ठीक है, हमने चुनौतियां समझ ली, गवर्नेंस की, साइंस की, रिसर्च की। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? भारत एक स्पोर्टिंग सुपर पावर आखिर बनेगा कैसे? तो देखिए, रोडमैप बिल्कुल साफ है। हमें नीरज और JSW जैसी पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। स्पोर्ट्स बॉडीज को राजनीति से आजाद करके प्रोफेशनल्स के हाथ में देना होगा। एक मजबूत नेशनल स्पोर्ट्स लॉ लाना होगा। स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन और रिकवरी की शिक्षा में इन्वेस्ट करना होगा। और हाँ, हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ानी होगी, ताकि हमारी रिसर्च दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके। और आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। भारत में वर्ल्ड क्लास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या हम उस टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना सकते हैं? इसका जवाब हमारे आने वाले एक्शन में छिप रहा है।